नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो मुझे लगता है कि आज की डेट में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में और इंडिया के अंदर घर-घर के अंदर एक कहानी बन गई है। लड़कियां शादी करती हैं और शादी के बाद एक जनरल एक देखा गया है कि बूढ़े माँ-बाप को परेशान किया जाता है बहू और उसके बेटे के द्वारा। तो आज एक जजमेंट के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमारे साथ विकास जी हैं, विकास नागवान जी और बहुत बेहतरीन बोलते हैं लॉ के ऊपर। तो इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो विकास जी आज मेरा जो पूरा का पूरा ये डिस्कशन है, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर है। जनरली हमने देखा है जब शादियाँ होती हैं, माँ-बाप अपने बेटों की शादी कराते हैं, बड़े धूम-धाम से शादी कराते हैं और अपने जीवन की पूरी पूँजी कई बार तो शादी में लगा देते हैं। और उन्हें उम्मीद होती है कि शादी के बाद वो पोतों को खिलाएँगे, एक फैमिली का सुख भोगेंगे। लेकिन आज की डेट में एक ऐसा ट्रेंड आ गया है कि बहुएँ आती हैं और घर के अंदर अपना पूरा का पूरा पोज़ीशन कर लेती हैं। जबकि वो प्रॉपर्टी जो होती है वो उनके माँ-बाप की होती है, जो जो अपने बेटे की शादी करा कर के बहू को लेके के आए हैं। और आने के बाद ऐसी स्थिति पैदा कर देती हैं कि उन माँ-बाप का, बूढ़े माँ-बाप का उस प्रॉपर्टी में रहना दूभर हो जाता है। और जब ऐसे माँ-बाप परेशान होकर के कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, सीनियर सिटीज़न एक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ पिटीशन लगाते हैं और इविक्शन के लिए बोलते हैं कि जी हमें अपने बहू और बेटे से हम परेशान हैं और इनको हमारी प्रॉपर्टी में से निकाल दो। ठीक है, हमने शादी करा दी, जो भी हमारे साथ हुआ, इस प्रॉपर्टी में से इनको निकाल दो। और जब ऐसी पिटीशन लगाई जाती है तो उसके काउंटर में उनकी जो बहू होती है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का एक पिटीशन फाइल करके मजिस्ट्रेट के यहाँ, वहाँ पर प्रोटेक्शन ऑर्डर माँगती है। वहाँ पर उससे ये बोला जाता है कि इस प्रॉपर्टी में से उनको ना निकाला जाए, ये उनका मैट्रिमोनियल हाउस है। तो क्या ऐसी स्थिति के अंदर क्या करना चाहिए लोगों को? और अगर किसी के घर में ऐसे बूढ़े माँ-बाप को परेशान कराया जा रहा है, बेटे के द्वारा या उसकी बहू के द्वारा, तो उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? और अभी रिसेंट में जो ये जजमेंट आई है, पूजा मेहता एंड अदर्स वर्सेस दिल्ली ऑफ एनसीटी, जो रिसेंट में अभी जजमेंट पास हुई है, तो उसमें आपका क्या कहना है? उस जजमेंट से क्या फ़ायदा मिलने वाला है बूढ़े माँ-बाप को? ये ज़रूर बताइए आप प्लीज़। देखो, पहली बात तो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। हम जैसे जैसे बैठ के बात कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि दिस शुड बी अ मोर ऑफ अ डिस्कशन इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन आंसर। जी, जी, आप ज़रूर, खुद ज़रूर, बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, फैमिली ज़रूर। लॉ पे बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे रिलीफ लेके आते हैं और इनफैक्ट ये जजमेंट भी आप इन्हें निकाल के दे जी, दीजिए, फिर ज़रूर, बात पे ज़रूर, करते हैं इसके ज़रूर। मैं भी ऊपर। जो मेरा इनपुट होगा ज़रूर मैं आपको इसके अंदर हाँ, तो बताऊँगा। अभी क्या है कि देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि इश्यू कहाँ है। पहला इश्यू तो ये है कि जो आज की तारीख में जो नौजवान पीढ़ी है, जो शादी होती है, सब खाने कमाने वाले हैं, सब पढ़े लिखे हैं, गूगल इज़ एट टिप्स और बहुत सारे हमारे जैसे यूट्यूब पे कोई बोलता है तो उसके ऊपर कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन भी बहुत आती है, कुछ सच्ची कुछ झूठी। तो लोगों को लगता है कि हम कानून में जाएँगे, हथेली पे सरसों होगी, रातों रात पता नहीं क्या कर देंगे। और इस सिचुएशन की वजह से पेशेंस है नहीं लोगों में। जी। तो घर पे क्या होता है ना, कई बार बहुएँ जो उत्पात मचाती हैं। उत्पात क्यों मचाती हैं? वो बोलती हैं कानून मेरे फ़ेवर में है और ऑब्वियसली कानून बहू के फ़ेवर में है। हाँ, पूरा का ऐसा पूरा कानून फीमेल्स के ओरिएंटेड बनाया गया है और ठीक है, कानून तो मेरे को लगता है फ़ेवर में बनना भी चाहिए था क्योंकि कानून जब भी बनाए गए हैं, तो वो सिचुएशन को देख कर के बनाए गए हैं। कहीं न कहीं पहले बहुओं को सताया जा रहा था। हमारे देश में जब महिलाएँ शादी होके आती थी, उनके घर में मैंने ऐसी सिचुएशन भी देखी है, वो पीटा जाता था, उनको बिल्कुल ऐसी स्थिति में रखा जाता था, गुलाम हो। प्रॉब्लम ये है कि जिस टाइम पे ये कानून लाए गए थे, अब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया है। जी, इससे पहले हमारे 498 है, 304 भी थे जो पुराने आईपीसी में थे, जो कि अब बीएनएस में आगे चेंज हो गए हैं, लेकिन सेक्शन की लैंग्वेज सेम है। जिस टाइम पे कानून लाए गए थे, उस टाइम बहुएँ जल के मरती थी, कुएँ में गिर के मरती थी, सुसाइड होते थे, तो देयर वाज़ अ नीड इन द सोसाइटी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब सब पढ़े लिखे हैं, तो हम जा रहे हैं एक ऐसी सोसाइटी की तरफ व्हिच इज़ गोइंग टू बी अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आप सब खाएँ, कमाएँ, सब अपने घर की तरफ के लिए जो इनपुट दे सकते हैं, वो देना चाहिए। बेटी कहती है कि मैं अपने फादर के जो प्रॉपर्टी है, उसमें भी राइट लूँगी। बहू एज़ ए बहू जब वो होती है, तो अपने हस्बैंड की तरफ से जो प्रॉपर्टी मिलती है, उसमें भी उसका राइट होता है, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, इन केस द हस्बैंड डाइज़ इंटेस्टेट। लेकिन जब घर के अंदर आते हो, तो एक चाहे लव मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, सबसे बड़ा इश्यू क्या आता है कि भाई उस टाइम पे सबको ना समन्वय बिठाने में, एक-दूसरे के साथ तालमेल बिठाने में टाइम लगता है। टाइम नहीं है किसी के पास, प्रॉब्लम ये है। तो कम पेशेंस की वजह से और ईज़ी एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन की वजह से, वो क्या करते हैं कि वो जाती हैं कोर्ट में, पुलिस के तो पास आपका जाएँगे। ये कहना है कि जो ये वीडियोज़ बन रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन एक्सेस हो गई है, हाँ, आज की डेट में बड़े ईज़िली सबको पता है राइट्स क्या हैं, हाँ। तो ये प्रॉब्लम है? नहीं, इसमें प्रॉब्लम ये है कि लोग बैलेंस्ड नहीं बोलते हैं, बैलेंस्ड चीज़ें नहीं बताते हैं।
अब एज ए हस्बैंड आदमी जाके कोर्ट में खड़ा होता है तो वहाँ डांट खा रहा होता है। 99% केसेस में आप देखोगे, अगर चलो मैं 95% केसेस की बात बोलूँ, गार्जियनशिप पिटीशन आप देखते हो, गार्जियनशिप पिटीशन जब फाइल होती है तो बाई अच्छा बच्चा अगर माइनर है तो उसकी कस्टडी किसको मिलती है? उसकी कस्टडी तो वेलफेयर के हिसाब से डिसाइड होगी। जनरली किसको मिलती है कोर्ट में जनरली प्रैक्टिकली? कोर्ट के अंदर तो देखो, जनरली ये जो होता है ट्रेंड कि है वो क्या 5 है? साल तक के तो मदर के पास बोलते हैं, और उसके बाद वो केस घसीटता रहता है, और वो जिसके पास होता है बच्चा वहीं रहता है। जनरली 90% केसेस के अंदर मदर के पास बच्चा मैं कहता होता हूँ है। 90% केसेस में बच्चे की कस्टडी जो है वो माँ को मिलती माँ है। को मिलती मिलती है ना? इसका मतलब ये है। तो मिलती नहीं, नहीं है, कोर्ट से नहीं मिलती है, जनरली उन्हीं के पास होती है। जनरली उनके पास होती है, होती है। मान गए। लेकिन आप देखोगे कि 100 में से 90% केसेस में जनरली कोर्ट भी ये बोलता है कि फादर को विजिटेशन राइट मिलेंगे, जी। हम इनको टेम्परेरी परमानेंट कस्टडी नहीं देंगे, क्योंकि बच्चा माँ के पास है, बच्चे का वेलफेयर जो है माँ देखेगी। क्या इसका मतलब ये है कि 90% जो हस्बैंड है या 90% जो फादर है वो बिल्कुल ही खराब है? ऐसा तो केस नहीं हो सकता ना। हम कह सकते हैं 50-50 हो सकता है, 60-40 हो सकता है, 70-30 हो सकता है। 90% फादर बिल्कुल ही खराब है कि बच्चे को रख ही नहीं सकते अपने पास में। क्या इमोशनल अटैचमेंट फादर का नहीं होता है? ये ट्रेंड चले आ रहे हैं। दूसरा, बच्चे के वेलफेयर की बात करते हैं। ऑब्वियसली अगर 3 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ रह रहा है और 5-6 साल तक रहा और फादर से बिल्कुल दूर रहा, तो उसका इमोशनल अटैचमेंट अपनी माँ के साथ रहेगा। फिर बाद में जब वो 11-12 साल का होगा, वो कोर्ट में आके बोलेगा मैं तो फादर के साथ नहीं रहूँगा। लेकिन उस फादर पे क्या बीत रही होगी, जो अपने बच्चे से बहुत ही इमोशनली अटैच्ड है। ऐसे मैंने बहुत सारे फादर देखे, मेरे पास केस था एक। फादर यूज्ड टू स्टे एट होम क्योंकि उसका वर्क फ्रॉम होम था, और वाइफ यूज्ड टू गो टू द ऑफिस, 9 से 5 की जॉब, बच्चे को सुबह उठाना, स्कूल भेजना, उसका खाने का करना, उसके लिए खेलना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, सब काम करने का काम फादर का था। एक दिन उनके बीच में डिस्प्यूट हुई, वाइफ ने बच्चे को उठाया और अपने मायके लेके चली गई। अब वो गार्जियनशिप पिटीशन फाइल कर रहा है, वो बोल रहा है कि आई एम टू मच इमोशनली अटैच्ड टू माय चाइल्ड। ये तो थी ही नहीं उस टाइम पे जब उसके ज़रूरत थी उसको, और अब मैं अपने बच्चे से मिल नहीं पा रहा हूँ। ही वेंट टू द कोर्ट, कोर्ट कहता है कि ठीक है जी, वीकेंड में मिल लिया करो बच्चे से 1 घंटे, 1 आवर। कहाँ वो 24 घंटे अपने बच्चे के साथ था। एक्सेप्शंस आर देयर, बट प्रॉब्लम ये है कि जो लॉ की इंफॉर्मेशन है वो तो मिलनी ज़रूरी है, वो तो हर किसी को होनी चाहिए। नहीं, तो जो अब कस्टडी के ऊपर आप बात कर नहीं, रहे मैं हैं आई कि वाज कमिंग टू नहीं नहीं दैट। ठीक है, मैं हाँ, कस्टडी पे एक चीज पूछना चाहता हूँ। आपने बोला कि भाई उसका इमोशनल अटैचमेंट है, हाँ, फादर का भी होता है इमोशनल अटैचमेंट, हाँ, और जनरली हमने बोला 90% केसेस के अंदर मदर के पास बच्चा जनरली रहता है। रहता है। हाँ, मेरे को ये बताइए, क्या जो वेलफेयर का बोला जाता है गार्जियन पिटीशन के अंदर कि वेलफेयर ऑफ चाइल्ड देखा जाएगा, हाँ, तो वेलफेयर कैसे डिसाइड करेगी कोर्ट? क्या उसकी इनकम से डिसाइड होगी? क्योंकि जनरली मैंने एक चीज देखी है कि वाइफ जो होती हैं बच्चे की कस्टडी भी लेके बैठी होती हैं, मेंटेनेंस केस भी डाल रही होती हैं, साथ में डीवी पिटीशन भी डालती हैं कि उनके साथ जाते ही हुई है, हाँ। और वो अबला नारी बनी हुई होती और हैं, एफआईआर भी करवाती है। एफआईआर भी कराती हैं, और वो हैंड टू माउथ होती हैं, हाँ, लेकिन साथ में ये बोलती हैं कि वेलफेयर का बच्चे का मेरे पास है। हाँ, तो ये वेलफेयर जो है, जो गार्जियन पिटीशन के अंदर वेलफेयर को जोड़ा गया है, हाँ। ये वेलफेयर कैसे डिसाइड होगा? क्या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन पे वेलफेयर डिसाइड करेगी कोर्ट, या उसके रखरखाव पे डिसाइड करेगी, या उनका इमोशनल चेक करेगी? अब इमोशनल तो चेक किया ही नहीं जा सकता। हो सकता है मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं बोलता नहीं उस बात को। एक पर्सन एक्सप्रेसिव होता है, एक पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं होता। तो मुझे लगता है कि ये वेलफेयर का जो मामला है, जो ये बहुत वेग है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेजिस्लेटिव बॉडी, 545 से ज़्यादा हमारे पास लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा में और भी ज़्यादा है, लेकिन आज तक वो वेलफेयर ऑफ चाइल्ड की डेफिनेशन नहीं दे पाए कि क्या होती है वेलफेयर। बच्चे का वेलफेयर किस चीज़ में होगा, कोई डेफिनेशन नहीं है। साइकेट्रिस्ट से पूछेंगे वो अलग बोलेगा, साइकोलॉजिस्ट अलग बोलेगा, लॉयर अलग बोलेगा, कोर्ट अलग चीज़ें बोलता है, लेजिस्लेटिव बॉडी के लोग अलग बोलते हैं, पिताजी अलग बोलते हैं, माँ अलग बोलती है कि इसका वेलफेयर किस चीज़ में है। देखो, मैं ये कहता हूँ कि फाइनेंशियल कंडीशन जो है, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर, नॉट द सोल क्राइटेरिया, क्योंकि बच्चे को इमोशनल अटैचमेंट भी चाहिए, उसको एक रोल मॉडल भी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ ही उसका रोल मॉडल हो या फादर ही हो, बट बच्चा जब छोटा होता है तो उसको अपनी कहते हैं ना सेंस ऑफ प्रोटेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, वो बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो माँ जनरली क्या करती है, अपने बच्चे को ज़्यादा टाइम दे पाती है। क्यों? क्योंकि शी इज़ नॉट एबल टू गो एंड टेक अ जॉब। कहती है बच्चा छोटा है तो मैं भी वो एबला नारी वाला सिस्टम कि मैं तो घर पे हूँ, मैं बच्चे का ध्यान रख रही हूँ, तो मैं मेंटेनेंस लूँगी और बच्चे का को टाइम दूँगी। अभी मैंने इस चीज पे ना एक बड़ा अच्छा, मेरे को इंसिडेंट याद आ रहा है। अभी एक किसी हाई कोर्ट का एक वीडियो वायरल हुआ है, हाँ, जहाँ पर एक लड़की खड़े होकर के बोल रही है कि भाई मेरे को तो अपने माँ के साथ भी रहना है, और मुझे अपने फादर के साथ भी रहना है। मतलब वो पिटीशन, गार्जियन पिटीशन थी, जहाँ पर कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि उसकी कस्टडी किसको दी जाए।
लेकिन जब लड़की को वहाँ बुलाया गया तो उसने इतना इमोशनल वहाँ पर स्पीच दिया और वो बड़ी वायरल हो रही है मीडिया के ऊपर, जहाँ पे उसने बोला है कि मैं अपने मदर और फादर दोनों को सपोर्ट कर सकती हूँ, दोनों मेरे साथ रहें, देखो इस पे लड़ने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है, बच्चे के ऊपर ना सबसे ज़्यादा बड़ा इमोशनल स्ट्रेस होता है ये चीज़ देखना कि उनके माँ बाप जो हैं वो अलग हो रहे हैं, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत पड़ता है बच्चे की साइकोलॉजी पे। तो क्या आपको लगता है, कई बार पता है क्या होता आपको क्या है, लगता है ये चीजें यहीं से शुरू होती हैं? बाद में जब वो उन्हीं ऐसे बच्चों की शादी होती है तो जाकर के अपनी फैमिली के अंदर फिर ये देखते हैं कि भाई कोर्ट कचहरी उनको पता होता है, कानून मालूम होता है, और फिर वो जा करके जहाँ शादी होती है वहाँ पे बूढ़े माँ बाप को परेशान करते हैं हस्बैंड नहीं के। देखो ये नहीं होता, 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती। ऐसे भी लोग हैं जो जिनकी अपब्रिंगिंग थोड़ी सी हम्बल बैकग्राउंड से होती है, लेकिन दे बिकम रियली गुड सिटीजन्स। प्रॉब्लम अलग तरह की है, आप क्या बनेंगे इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई फ्यूचर में नहीं पता होता कि कौन किस तरह का निकलेगा। एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी है लॉयर्स के बीच में, कहते हैं कि एक बाप के 2 बेटे थे, दोनों जो जो फादर था, फादर वाज अ ड्रंकर्ड, वो बहुत दारू पीता था। एक बेटा जो है वो बहुत तरक्की की, उसने बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना, और एक बच्चा जो है वो दारू पी पी के अपना धीरे धीरे करके लीवर खराब किया और मर गया। मरने से पहले उस बच्चे से भी एक चीज़ पूछी, और दूसरा बच्चा जो था, दोनों बैठे थे हॉस्पिटल में, दोनों से एक चीज़ पूछी कि भाई तुम इतने तरक्की कैसे की और तुम मर कैसे रहे हो, बाप तो एक ही था। तो दोनों का आंसर एक ही था। एक ने बोला कि मेरे फादर जो थे वो बहुत दारू पीते थे, मैंने उनको देखा कि उनकी हालत ख़राब हो गई तो मुझे ये काम नहीं करना, सो आई केम इनटू बिज़नेस, मैंने इस चीज़ से हाथ नहीं लगाया। दूसरा वो सो इमोशनली अटैच्ड कि मेरे फादर ऐसा करते थे, दैट शुड बी ए गुड थिंग, तो वो दारू पीने लग गया और उसका लिवर खराब हुआ और वो मर आप गया। कैसे परसीव कर रहे हो किसी चीज को लेकर के, इस एग्जैक्टली पे डिपेंड करता है। पहली चीज़। दूसरा अपब्रिंगिंग की सिचुएशन है। पर हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक ये नहीं था, हम इस पे तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिसल गए। टॉपिक पे हम आते हैं तो लेकिन अभी क्या है ना, बच्चे का जो वेलफेयर की जहाँ तक बात आती है उसमें फाइनेंस प्लेज अ गुड रोल। अगर फादर अपना सारा काम छोड़ के घर पे रह सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, तो ही कैन बेटर टेक केयर ऑफ चाइल्ड। ज़रूरी नहीं है कि माँ ही कर पाएगी, हो सकता है माँ जॉब कर रही हो। मैं आप कह रहे हैं कि अगर बच्चे की कस्टडी लेनी है फादर को, पहले वो जॉब छोड़ करके या उसके अंदर अपने चेंजेस टाइम कराए, देना पड़ेगा टाइम आपको, दे। बच्चे को टाइम देना अगर पड़ेगा। आप एक अगर आया के भरोसे नहीं छोड़ सकते ना अगर बच्चे को। कोई फादर ऐसा है जो एक बहुत अच्छी पोजीशन पे है, हम्म, और मतलब मेरे माइंड में एक क्वेश्चन ये उठ रहा है कि वो एक किसी कंपनी में बहुत ऊंची पोजीशन पे है और हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाता है, वाइफ कुछ नहीं करती है, बच्चे को उठा करके ले जाती है, कस्टडी ले जाती है, फादर का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है बच्चे से। अब वो फादर चाहता है कि बच्चा मेरे को मिल जाए। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जॉब छोड़ दे, तो क्या ऐसी कंडीशन में फादर को बच्चा मिलेगा ही नहीं, जबकि एजुकेशनल वो लड़की अपनी वाइफ से बेटर है, वो बच्चे का ज़्यादा ध्यान रख सकता है, ठीक है? क्योंकि जब वो पहले भी अगर इकट्ठे रह रहे थे तो ऐसा नहीं है कि बच्चे का ध्यान उसकी वाइफ नहीं रखा, बच्चे का ध्यान पहले भी वो ज़्यादा रखता था, अपने जॉब के साथ चीज़ों को मेंटेन करता था। तो क्या ऐसी कंडीशन में अब उसको जॉब छोड़नी पड़ेगी? क्या वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा? अब ये अगर वो जॉब नहीं छोड़ेगा तो कस्टडी नहीं मिलेगी? नो, दैट डिपेंड्स अपॉन द अदर फैक्ट्स आल्सो। सिर्फ इतना नहीं है कि कस्टडी लेने के लिए आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। बच्चे के वेलफेयर का क्राइटेरिया मैंने बोला ना कि डिफाइन नहीं किया गया, इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। ऐसे कुछ फादर ऐसे भी हैं जो काम छोड़ के आ जाते हैं इस तरीके की सिचुएशन में कि बच्चे को टाइम दे सकें, क्योंकि बच्चे की नरिशमेंट के लिए उसको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। जनरली हमारे सोसाइटी में ट्रेंड ये है कि मदर इज़ एबल टू गिव दैट टाइम, और उसका इमोशनल अटैचमेंट जो जिस तरीके की अपब्रिंगिंग है, तो माँ से ज़्यादा बच्चे का ध्यान कोई अच्छा रख नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाप बिल्कुल ही मतलब गड्ढे में जाए, तो मतलब ये कहने का मतलब है झगड़ा होता है हस्बैंड वाइफ का, और क्योंकि बच्चा हमारा पिसता टॉपिक हमेशा बच्चा। यहाँ बच्चा पिसता है। मैं टॉपिक शुरू करा था मदर फादर से, हाँ, बूढ़े माँ बाप से, हाँ, मतलब उनके चारों तरफ जो लोग हैं सब पिसते हैं, सब पिसते हैं। सब पिसते हैं। झगड़ा हस्बैंड वाइफ का हो हस्बैंड रहा है। वाइफ के झगड़े में सब पिसते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि होता क्या है कि बहुएं, क्योंकि लॉ उनके फेवर में आता है, उनको इजीली इन्फॉर्मेशन भी, पुलिस स्टेशन में जाएंगे। वाइफ ने हस्बैंड की पिटाई कर दी, वो पुलिस स्टेशन जाता है कि देखो मेरी पत्नी ने मुझे मारा, तो पुलिस वाले हंसते हैं, कह रहे पत्नी से पिट के आ गया। हाँ। लेकिन वही पति शाम को जाके अपनी पत्नी को दो लगा दे, और अगले दिन पत्नी चली जाएगी इसने मुझे मारा, तो वो कहेंगे तू बैठ जा एक साइड में, पहले तेरे को सीधा करें। पत्नी पे हाथ उठा रहा है, एक दिन पहले वही हंस रहे थे। जो सोसाइटल डोगमा है, जो एक कहते हैं ना हिपोक्रेसी है, वो बहुत अजीब है अजीब सिचुएशन तरीके से में। बनी है। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि बहुएं जब उत्पात मचाती हैं, कैसे उत्पात मचाती हैं, वो कोर्ट में केस फाइल करेंगी, वो स्टे ऑर्डर ले लेते हैं कि इस मैट्रिमोनियल हाउस में शेयर हाउस होल्ड प्रॉपर्टी है, मुझे इससे ना निकाला जाए,
और उसके बाद वो सबके सर पे आके बैठ जाएंगी, बोलेंगी देखो जी मैंने तो ऑर्डर ले रखा कोर्ट से, तुम इसको वायलेट करके दिखाओ, मैं प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास एप्लीकेशन लगाऊंगी, कोर्ट से सेक्शन 31 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एप्लीकेशन लगा के जेल करवा दूंगी, 1 साल की तो सजा मैं हो जाएगी। जेल की चक्की पिसवाऊंगी। चक्की में। ठीक है, और यही सिचुएशन होती है। अच्छा दूसरा कहते हैं आदमी को थोड़ी सी चीज मिल जाए ना तो वैसे भी अकड़ में होता है। हम्म, हमेशा नेगोशिएशन का ना एक बड़ा सिंपल रूल है कि जब नेगोशिएट जब होता है, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट जब होती है, सेटलमेंट जब होती है जब दोनों का पलड़ा बराबर हो, एक का भारी रहेगा और एक का हल्का रहेगा, तो होगा क्या, वो इसे एक्सटॉर्शन बोलते हैं, ब्लैकमेलिंग बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ तो सेम इसी तरीके का केस अभी मेरे पास आया है। हाँ, और क्योंकि ये डिस्कशन उस केस को देख करके कहीं ज़्यादा मेरे दिमाग में थी। उसमें बूढ़े माँ बाप हैं, 3 बच्चे हैं उनके, 3 लड़के हैं, लड़कियां हैं, सबकी शादी करा दी उन्होंने, अच्छे तरीके से पाला पोसा, प्रॉपर्टी बनाई। एक लड़का उसमें से मेंटली रिटार्डेड है, थोड़ा सा दिमागी तौर पे कमज़ोर है। जो उसकी बहू है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है बड़ी और एक छोटा बेटा है। छोटे बेटे को भी थोड़ी सी मेंटली प्रॉब्लम है। अब वो जो उसका बेटा है, जो शादी होके आई थी लड़की, उसके बेटे को बचपन से उसकी बुआ ने पाला अपने घर पे, कभी वो घर में रहा ही नहीं मैट्रिमोनियल होम के अंदर। अब जो बेटी है उसकी, वो बड़ी हो गई है, जब तक वो बड़ी नहीं हुई बड़े अच्छे से घर के अंदर रहे, बहुत सारी चीज़ें सही चल रही थी। बेटी बड़ी हो गई, वो जॉब कर रही है, और अब उस बहू ने, उस लेडी ने, जिसकी शादी वो मेंटली रिटार्डेड लड़के से हो रखी है, वहाँ ऐसी स्थिति पैदा कर रखी है जो सोच भी नहीं सकते। वो अपने पति को मारती है, जो दिमागी तौर पे कमज़ोर है, उसको पता ही नहीं है उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपने बूढ़े माँ बाप को मारती है, गाली गलौज करती हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, गाली गलौज करती हैं, और करती वो है, और कोर्ट में जाकर के डोमेस्टिक वायलेंस की पिटीशन फाइल करी है, और अब अपने बूढ़े माँ बाप से, अब उससे मतलब सास ससुर से मेंटेनेंस मांग रही है। ससुर से मेंटेनेंस मांग रही है कि भाई तुम्हारे पास जो पेंशन आती है ना, जो इस बच्चे का कभी हिस्सा हो सकता था, हाँ, मुझे वो उसमें मेरे से को दो। दो इसके अंदर। और खुद दुकान चला रही है, उसकी बेटी जॉब कर रही है, तो ये मतलब ना किस तरीके से मिसयूज कर सकते हैं, पूरा मिसयूज करा गया है। सोसाइटल हिपोक्रेसी बोलते हैं इसे। तो टॉपिक हमारा यही है। अब वो क्योंकि मेरे पास आए हैं, मैंने उनको यही बोला है कि इविक्शन सूट डालो इसके अंदर, सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर। और ये जो जजमेंट आई है अभी, जो मैंने आपको बताई है, मिस मेहता वाली, पूजा मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी, इस जजमेंट के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये क्लियर करा है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर कोई प्रोटेक्शन दी गई है, अगर सेक्शन 17 के अंदर प्रोटेक्शन दे दी गई है, रेजिडेंस ऑर्डर भी दे दिया गया है, और सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर अगर डीएम ये पास करता है ऑर्डर कि भाई ये जो इल ट्रीटमेंट चल रहा है बूढ़े माँ बाप के साथ, ये नहीं होना चाहिए, और इस लड़की को, इस बहू को घर से बाहर निकाला जाए, तो वो सुपरसीड करेगा ऑर्डर, डीएम का ऑर्डर, वो एमएम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर सुपरसीड करेगा। एक्चुअली इसमें हुआ क्या है, इसमें बहू ने अपने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर पिटीशन फाइल की। उसने बोला कि मेरा मैट्रिमोनियल होम है, ये जो है शेयर हाउस होल्ड प्रॉपर्टी है, उसमें से मुझे ना निकाला जाए। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में महिला कोर्ट ने बोला कि इसको आप घर से नहीं निकालोगे, तो स्टे दे दिया, एक तरीके से उसको रहने का राइट दे दिया। बूढ़े माँ बाप जो हैं वो चले गए सीनियर सिटीजन एक्ट में। सीनियर सिटीजन एक्ट इज़ ओनली वन ऑफ दोज एक्ट्स जो सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है। उन्होंने कहा जी इल ट्रीटमेंट चल रहा है, इनको घर से निकाल दो। ऑर्डर पास किया जाए कि एविक्शन ऑर्डर पास किया जाए कि इल ट्रीटमेंट के बेस पे इसको निकाल दिया जाए। मैटर वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, क्यों, हाई कोर्ट। उसमें हुआ क्या है कि डीएम ने बोला कि भाई एविक्शन ऑर्डर हम पास कर रहे हैं, इल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए सीनियर सिटीजन का। हाई कोर्ट सेज कि वाइफ अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में उसको कोई राइट मिला हुआ है, नो राइट इज एब्सोल्यूट। ऐसा नहीं कि उसको अगर प्रोटेक्शन मिल गई तो वो राइट एब्सोल्युटली हमेशा वैसी रहेगी। अब क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि अगर डीएम ने ऑर्डर कर दिया इसके एविक्शन के कि इस बहू को घर से निकाला जाए, तो उसके पास क्या रेमेडी है, क्योंकि एक तरफ तो स्टे ऑर्डर था और दूसरी तरफ भी लीगल ऑर्डर है डीएम का। ऐसा भी नहीं है कि कोई कंटेम्प्ट हुआ है या फिर कोई वायलेशन हुई है किसी ऑर्डर की। नाउ इसमें एक ना छोटा सा लेकुना है जो सोसाइटी में बहुत दिक्कत करेगा इस जजमेंट की वजह से। वो कहते हैं कि जी आने वाले टाइम में अगर इसको इस घर से निकाल दिया गया तो इसके लिए ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन का जो कहते हैं ना राइट है, इसका अरेंजमेंट है, वो हस्बैंड करेगा। तो ऐसा नहीं कि उसको घर से निकाल दिया है तो वो उसके बाद भी उसके सारे राइट खत्म हो गए। वो बाहर से जाके भी अपने रेजिडेंस ऑर्डर प्रेस कर सकती है, ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन के राइट हैं वो प्रेस कर सकती है, किराए पे रहती है तो रेंट क्लेम कर सकती है, शी कैन डू व्हाटएवर शी वांट्स। लेकिन बट सीनियर सिटीजन्स के लिए इतना बड़ा रिलीफ है ना ये आने वाले टाइम में कि अगर बहू परेशान कर रही है तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी ही प्रॉपर्टी से बाहर रहेंगे। लेकिन एक चीज और इसके अंदर निकल के आती है, अब मुझे लगता है ये जजमेंट आने के बाद अब एक तरह के केसेस और आएंगे हमारे पास
क्योंकि आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी तक जब भी मैट्रिमोनियल केस आते थे तो हम माँ बाप की तरफ से बोलते थे इंजंक्शन सूट फाइल कर दो आप, कि भाई बहू चली गई है अपने घर पे, आप इंजंक्शन सूट फाइल कर दो, ताकि वो वापस इस घर में ना घुस पाए। कई बार ऐसा होता है, ऐसी स्थिति करती है कि बहू पहले तो कंप्लेंट वगैरह करती हैं या परेशान करती हैं, मायके चली जाती है और मायके वहां चली से जाती डालती है। हैं, और वहां से फिर कहीं ना कहीं वो किसी वकील से मिलती हैं, वो कहते हैं भाई तुम तो बड़े आराम से आ गए हो, एक काम करो वापस जाओ घर के अंदर, पहले कोराम मचाओ। तो मुझे लगता है अब ऐसा होगा कि बहू घर में रह रही है, ऐसे भी केस होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बूढ़े माँ बाप परेशान नहीं करते हैं। ऐसे भी केस आते हैं जहाँ पर माँ बाप और पति मिल करके लड़की को, जो मैरिड लड़की आई है, उसको परेशान करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में, बूढ़े माँ बाप जो लड़के की शादी करके बहू लेके आए हैं, बहू अच्छी है, लेकिन अब वो कॉन्स्पिरेसी रचेंगे, दिखाएंगे मेरे साथ इल ट्रीटमेंट हो रहा है, और सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर जाकर के एविक्शन मांगेंगे। अगर कहीं कोई कानून होगा तो उसका यूज और मिसयूज दोनों होंगे। हम ये नहीं बोल सकते हैं, एक टाइम पे महिलाओं के लिए जो कानून बने थे उनका यूज होता था, आज मिसयूज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक ने बोला है कि दिस इज लीगल टेररिज्म। तो बात क्या है कि जब राइट मिलेगा सीनियर सिटीजन्स को, माँ बाप को, तो उनको भी लगता है कि हम भी ये काम कर सकते हैं। तो वो कहते हैं ना, वो ब्लैकमेलिंग तो दोनों तरफ से होती है, कॉन्स्पिरेसी दोनों तरफ से होती है। जब बहू को निकालना है तो परेशान करेंगे, नहीं निकालना। अभी मेरे पास मेरे एक जानकार हैं, उनकी बेटी का डाइवोर्स हुआ। आप सोचो कि डाइवोर्स का रीज़न क्या था, कहाँ से वो बात शुरू हुई थी। बात इस चीज़ से शुरू हुई कि वो, उसको सुबह उठ के कॉफ़ी पीनी होती थी, और जिस घर में उसकी शादी हुई वो सुबह 5 बजे उठ के चाय पीते थे। तो सास ने बोल दिया कि बेटी हम सारे चाय पीते हैं तो तू भी चाय पीना शुरू कर दे। वो अपने पति को कहती है कि तुम मेरे लिए 10 रुपए का कॉफ़ी का एक पाउच नहीं मंगवा सकते? भाई आपके पास स्विगी है, ज़ोमैटो है, ब्लिंकिट है, कुछ भी है, कहीं से मंगवा लो। चलो, आपके पास तो एक ऐसा केस आया है जिसमें आप बोल रहे हो कॉफी नहीं पीने को दे रही है। मेरे पास तो ऐसा भी मामला आया है जिसके अंदर बीवी आकर के बोलती है मेरे पति को पेस्ट के, जो टूथपेस्ट होता है, उस पेस्ट को निकालने की अकल नहीं है, वो बीच में से प्रेस करता है ट्यूब को। हाँ, ऐसे भी है। तो और इस बात को लेकर के वो कहती है मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती, मेरे को इससे डिवोर्स चाहिए। पति पत्नी दोनों सन की हो सकता है। तो मैंने तो उनको ये भी बोला, मैं कहा भैया अगर घर के अंदर एक ट्यूब एक्स्ट्रा खरीदने से तुम्हारा फैमिली बच सकती है तो व्हाई नॉट डोंट यू परचेज वन मोर ट्यूब। अरे नीम की दातुन करनी शुरू कर दो यार, कहीं दबाने की जरूरत ही हाँ। नहीं है, आप कहीं से यूज करो उसको। तो आप उसको ऊपर भी यूज कर सकते हो, हाँ, मार भी कहीं पे सकते कर हो। सकते हैं। तो लेकिन जो बैक टू द टॉपिक हम जो बात कर रहे हैं बूढ़े माँ बाप की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी समस्याएं हैं, मैंने देखा है सबसे ज्यादा इसमें बूढ़े माँ बाप इसके अंदर जो मतलब सबसे ज्यादा दुखी होते हैं इस केसेस के अंदर, इन केसेस के अंदर वो मैंने देखा है दोनों फैमिली के बूढ़े माँ बाप होते हैं, चाहे वो लड़की के माँ बाप हों चाहे वो लड़के के माँ बाप हों। शादी कराई जाती है सोच के कि एक फैमिली बसेगी आगे चलेगी। अब लड़के और लड़के की एडजस्टमेंट ना होने के कारण जो सबसे ज्यादा सफर करते हैं वो लड़के के माँ बाप करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद लेके आते हैं कि हमारे घर में बहू आएगी, वो अच्छे से फैमिली को आगे बढ़ाएगी। लेकिन फैमिली बढ़ने की जगह डिस्प्यूट खड़े होते हैं, उनका कहीं ना कहीं अपने पोते पोतियों से प्यार होता है। और वापस आते हैं, अगर हम बात करते हैं गार्जियन पिटीशन के अंदर, मैंने तो कई जगह ऐसा देखा है कि लड़कियां स्पेसिफिक ये बोलती हैं कि विजिटेशन राइट तो दे दिए हैं, लेकिन तू विजिटेशन पे अकेला मिलने आएगा, अपने बूढ़े माँ बाप को लेने नहीं आएगा। और देखो कमाल की बात यह है कि बूढ़े माँ बाप का प्यार बेटे से ज्यादा होता है। वो कहते हैं ना, इंटरेस्ट से ज्यादा लगाओ, असल से ज्यादा असल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। ब्याज प्यारा होता है। तो कभी भी देख लेना, बेटे से ज्यादा पोते से प्यार होता है माँ बाप को। और वहां पर वो बहू ऐसी स्थिति पैदा कर देती है कि उसको, उसकी नजर भी नहीं आने देते उसको। अगर वो आ जाते हैं तो जाकर के वो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाते हैं, देखो जी हमने तो, आपने तो खाली हस्बैंड को मिलने का राइट दिया था, यहाँ पर ही अपने साथ अपने माँ बाप को भी ले आता है। अरे ले आया तो क्या, मिलवा दो, क्या दिक्कत क्या आ रही है इसके अंदर। पता है, इसमें दो चीजें हैं जो लोग नहीं समझते हैं, ना पति समझता है, ना माँ समझती है, ना बेटा समझता है, जो बहुत बेसिक चीज़ है। पहली बात तो क्या होता है कि बच्चा जिसके पास है, जैसे वाइफ के पास बच्चा है, तो बच्चे के सामने अपने उसके माँ पिताजी की, दादा दादी की बुराइयां करती है। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है, जो फैक्टर ये काम करता है कि अगर आप किसी बच्चे के सामने उसके बाप की बुराई कर रहे हो, तो हमेशा बच्चा अपने ऊपर लेना शुरू कर देता है कि मेरे अंदर भी ऐसे ही गुण होंगे, चाहे वो बेटा हो या बेटी। तो आने वाले टाइम में उसके ऊपर जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, वो बहुत नेगेटिव होता है। तो अगर आप अलग भी रह रहे हो तो बच्चे के सामने अपनी उसकी माँ की, उसके बाप की बुराई नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब ये पेरेंट्स की बात करते हैं, बूढ़े पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को पाला, उनकी शादी करवाई इस उम्मीद में कि अच्छा बुढ़ापा देख लेंगे, ज़िंदगी भर जूते घिसे, रिटायर हो गए, 60 साल से ऊपर के हो गए, सीनियर सिटीज़न बन गए। अब उसके बाद उनको एक पीसफुल लाइफ़ चाहिए, जिसमें वो आराम से अपने टाइम से उठें, चाय पिएँ, खाना खाएँ, टहल के आएँ, और कहीं शॉपिंग करनी है या घूमना है तो कर सकें। इन सब सिचुएशंस की वजह से आदमी कितना भी मजबूत हो, ध्यान रखना, हर माँ-बाप को पता होता है कि मेरा बेटा या बेटी जो है वो ठीक है या गलत है।
बचपन से पाला है ना। लेकिन गलत होते हुए भी आदमी हारता किसके सामने? अपने बच्चों के सामने। उसके बेटा या बेटी अगर गलत भी है तो भी वो मजबूरी है उनका साथ देना। तो मेरे को एक बात बताइए, वैसे जो राइट्स दिए गए हैं, बहू को राइट दिए गए हैं कि आप केसेस डालिए और परमानेंट एलिमनी भी लो, तो क्या ये कोई माँ बाप के लिए कोई सिस्टम नहीं है परमानेंट एलिमनी के लिए? माँ बाप ने बच्चे को जो 25 साल से पाला, उसको एजुकेटेड कराया, भाई हम बोलते हैं हस्बैंड और वाइफ इनका राइट है आपस में, वाइफ का राइट है ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड, ठीक है। एक माँ बाप ने एक बच्चे को 25 साल तक पाला, उसको पाल पोस के बड़ा करा, उसको इस लायक बनाया कि वो सोसाइटी के अंदर जा करके अपने आप को एग्जिस्टेंस के अंदर ला सके, वो समाज के अंदर खड़ा हो सके, उसकी शादी कराई, उसके अंदर जितने खर्चे हो सकते थे करे, मतलब करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं कई बार तो क्या माँ बाप का कोई राइट नहीं है अपने बच्चे से आज तक के पाले हुए 25 साल के अंदर जितना तूने तेरे ऊपर खर्चा करा, बेटा तू अपनी बीवी के बहकावे में आ गया है या वट जो भी है, वो बहू और बेटे दोनों के ऊपर केस डाल करके अपना रिकवर कर सके पैसा जितना उनको शादी में वो खर्च करा सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, वो भी अपने महीने का जितना उनका गुजारा भत्ता उनको जरूरत है, जितना खुद को मेंटेन नहीं कर तो पा मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बूढ़े माँ बाप हैं उन्होंने अपनी जिंदगी काट दी, उन्होंने उनके ऊपर खर्चा कर दिया, अब वो उनकी मेंटेनेंस के ऊपर जो भी 5-10 हज़ार रुपये कोर्ट डिसाइड करेगी उसके ऊपर जिए वो। प्रॉब्लम ये है ना कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने से लेकर 18 साल तक की उम्र, चाहे लड़का हो या लड़की, बेटी का तो खैर जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक वो मेंटेनेंस क्लेम करती है। लेकिन बेटा जो है वो 18 साल की उम्र तक अपने माँ बाप से मेंटेनेंस ले सकता है। उसका रीज़न ये है कि दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देमसेल्व्स। उस टाइम के पे पेरेंट्स की ड्यूटी होती है अपने बच्चों को मेंटेन करने की। उसके बाद जो भी बच्चे के ऊपर खर्चा किया जा रहा है, जो उसके एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया जा रहा है, अगर बच्चा समझे। एक ना हरियाणा में एक बड़ी सिंपल सी कहावत है कि जिस दिन बच्चा अब बड़ा होके अपने माँ बाप को ये बात बोल देता ना कि माँ या पापा तुमने बड़ी मेहनत कर ली, अब आगे दुख नहीं देखेंगे, मैं हूँ तुम्हारे साथ। चाहे घर में कितना भी बुरे से बुरा टाइम चल रहा हो, ये बात सुनने से ही माँ बाप को इतनी शांति मिल जाती है कि बच्चे को समझ में आता है कि मेरे माँ बाप ने बहुत दुख देखे हैं और ये हमारे साथ है, अलग नहीं है किसी चीज़ में। हमें आने वाले टाइम में अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम होगी तो ये हमें कहीं न कहीं सपोर्ट करेगा। ये सुनना ही अपने आप में बहुत तृप्ति का काम है, बहुत संतोष की बात होती है। लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल चीज़ है किसी भी बच्चे के लिए। जब आप इतनी फ़ास्ट पेस ज़िंदगी जी रहे हो, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ देखते हो, लाखों रुपए के मोबाइल देख रहे हो, आपकी दुनिया तो वहाँ घुसी हुई है। आप ये नहीं सोचते ना कि जब मैं छोटा था तो मेरे माँ-बाप साइकिल पे जाते थे या उनके लिए इतनी मेहनत करते थे, मेरे को कैसे पाला है, किस स्कूल में लेके गए हैं। तो ये सोचना भी बहुत बड़ी बात है। और यहाँ तक तो छोड़ो, क्योंकि अभी तो चलो हम बात कर रहे हैं कि बहू को परेशान करती है, कई बार तो मैंने ऐसे देखा है बच्चे भी परेशान करते लड़के हैं। परेशान करते हैं, उनके बच्चे परेशान करते हैं, बेटियां परेशान करती हैं प्रॉपर्टी को लेकर के। एक केस आया था जहाँ पर एक बेटा इसलिए परेशान था कि मेरे माँ बाप के पास दुनिया भर की प्रॉपर्टी है, मुझे क्यों नहीं दे रहे? मुझे नहीं दे रहे हैं और मेरी बहन उसमें से हिस्सा मांगेगी। अब वो परेशान इसलिए है कि कुछ ऐसा करो वकील साहब कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये मेरे माँ बाप से मेरे को मिल जाए, मेरे को बताओ मैं कहाँ से साइन कराऊं, कैसे साइन कराऊं, मेरी बहनों को कुछ ना जाए, क्योंकि 2015 के बाद तो अमेंडमेंट आ गया। अब तो अगर माँ बाप की प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो सब में इक्वल डिवाइड होगी। अब वो चाहता है किसी भी तरीके से मैं अपने माँ बाप को कन्विंस करूं, उनसे अपने नाम पे विल लिखवा लूं या गिफ्ट डीड ले लूं या ट्रांसफर कर लूं। और मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे पास तो जब भी ऐसे लोग आते हैं, मैंने तो उसको भगा दिया था खैर, जब माँ बाप आते हैं, बूढ़े माँ बाप आते हैं और वो बोलते हैं कि हम अपने बेटे के नाम ट्रांसफर करना चाहते हैं प्रॉपर्टी, मैं तो उनको स्ट्रेट अवे बोल देता हूँ ये गलती मत करना। आपको ज्यादा करना है अपनी इच्छा के अनुसार विल लिख दो। जब तक आपके पास प्रॉपर्टी है, जब तक फैमिली में इज्जत हो रही है, जिस दिन उन्होंने प्रॉपर्टी लिख दी अपने बच्चों के नाम, वो समझ लो जो इज्जत थोड़ी बहुत मिल रही है वो भी मिलनी बंद हो जाती है। इस टॉपिक के ऊपर ना मैंने एक वीडियो बनाया था पिछले साल कि माँ बाप जो है अपने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी उनको नहीं करनी चाहिए। वो लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने अप्रिशिएट किया था उसको। हाँ, मैं देखा था अमिताभ बच्चन वाला। अमिताभ बच्चन वाला। तो बात ये है कि अमिताभ बच्चन ने अपनी बेटी के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी, इसका मतलब नहीं कि आप सारे अमिताभ बच्चन लोग अमिताभ बच्चन बनने की कोशिश ना करें। आपके पास बैकअप नहीं है। अमिताभ बच्चन अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम पे कर देगा तो भी उसके पास ये बैंक बैलेंस इतना है कि वो खुद को मेंटेन कर सकता है, उसको कहीं किसी का हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप को जीते जी अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम पे नहीं करनी चाहिए। ये तो दिस इज़ दी, मैं कहता ना कि बॉटम लाइन रूल, कि इससे आगे तो आपको जाना ही नहीं है। और परेशान करें तो इविक्शन सूट डालें, सीनियर सिटीजन एक्ट का धक्के मार के निकाल दो, और धक्के मार के बाहर निकाल दो, साफ निकाल और ये जजमेंट बता रहा हूँ आपको, पूजा मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी 2024 के अंदर आई है। इसका लिंक मैं इस वीडियो के अंदर दे दूंगा। अगर आप भी अपने बच्चों से परेशान है और बहू आपकी परेशान करती है तो जाओ सीनियर सिटीजन एक्ट का यूज करो और इविक्शन सूट डालो और ऐसे बच्चों को अपने घर से बाहर निकाल दो।